Assalamualaikum viewers, मेरा नाम है डॉक्टर ज़हरा शेख and welcome to another episode of Fertility and Virility. Today's episode may sound very personal but it is very common. Last time हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि अगर इंटीमेट इन्फेक्शंस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, कभी सेल्फ मेडिकेशन, कभी घरेलू नुस्खे। लेकिन जब यही बात प्रेगनेंसी के ऊपर आती है तो एक सवाल अक्सर रेज होता है कि व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल देन व्हाई इज शी अनेबल टू कंसीव। इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एचओडी गायनी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एंड सीनियर कंसल्टेंट हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर शबनम शमीम आसिफ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? हम गुड। साहब काइंडली हमें ये बताइएगा कि क्या इंटीमेट इन्फेक्शंस एक्चुअली फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट कि मैं लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। इंटीमेट इन्फेक्शंस जो हैं वो फर्टिलिटी को ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए कि वो देखने में बहुत बेज़रर लगते हैं लेकिन वो वजाइना के थ्रू और ऊपर असेंड करते हैं और ऊपर जाके वो यूट्रस और ट्यूब्स की लाइनिंग को इफ़ेक्ट करके और उसमें बच्चे को ठहरने में भी प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा मिसकैरेजेस भी करते हैं और उससे बहुत पहले वजाइना का इन्फेक्शन भी हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर जाने में वो उसमें रुकावट कर सकता है अगर इन्फेक्शन होता है तो। बिल्कुल। और अक्सर व्यूअर्स को ये बताइएगा कि हमें ऐसा लगता है कि इन्फेक्शंस अगर हैं तो कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा तो वो फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा। अगर कॉमन इन्फेक्शन है, लेट्स से किसी को मिक्स्ड इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस प्लस कैंडिडियासिस, तो ये इन्फेक्शन भी एलिवेट करके फर्टिलिटी को इफेक्ट करेंगे? देखो ज़रा, मिक्स्ड इन्फेक्शंस हो सकता है कि वो माइनर ना हो। पेशेंट की परसेप्शन अलग होती है और गायनेकोलॉजिस्ट की परसेप्शन अलग होती है। समटाइम्स सिंपल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है लेकिन वो इन्फेक्शन अंदर एंडोमेट्रियम और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुका होता है। तो इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। उनको एग्जामिन करना चाहिए और हर बैक्टीरियल वेजिनोसिस या कैंडिडा को सही वक्त पे ट्रीट करना चाहिए और उसका कॉज भी मालूम करना चाहिए। कभी कभी कैंडिडा बार बार हो रहा होता है तो उसका कोई कॉज होता है, लाइक शी मे बी डायबिटिक, शी मे बी इम्यूनोसप्रेसेंट, शी मे बी टेकिंग एंटीबायोटिक कोर्सेज और शी मे बी टेकिंग टू मच डाउशिंग और सोप्स एंड समथिंग एंड कॉजिंग ऑल द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा टू वॉश आउट। Yes. तो हमें इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर वजाइना का पीएच डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले तो हस्बैंड का सीमेन वजाइना में जाता है और अगर वजाइनल पीएच इज नॉट करेक्ट एंड इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द स्पर्म्स तो स्पर्म की एक्टिविटी को वो मुतासर कर सकता है। बिल्कुल। सर हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है कि लोग कभी भी ओपनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बात नहीं करते। उसके अंदर आपको पता है मेल पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एसटीडी अगर किसी को है वो साइलेंट रहता है थोड़े टाइम तक, तो अगर मेल पार्टनर अनट्रीटेड है तो क्या बार बार इन्फेक्शंस फ्लेयर अप होते हैं फीमेल में? एब्सोल्युटली। देखो, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सारे इन्फेक्शन एसटीडीज हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी। इसमें अगर हम मेल पार्टनर को नहीं इन्वॉल्व करेंगे और नहीं ट्रीट करेंगे तो अगर हमने फीमेल को ट्रीट कर दिया, नेक्स्ट टाइम व्हेन शी गोज थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस वो दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर फीमेल फिर इन्फेक्टेड हो जाएगी। और इस दौरान अगर मेल सही हो गया और फीमेल ने फिर कैच कर लिया तो फिर फीमेल से मेल को हो जाएगा। तो हॉप इन हॉप ऑफ इन्फेक्शन चलता है। आई मेक श्योर कि मेरी क्लिनिक में आई आस्क both the husband and wife to come. I evaluate clinically by history husband. If required, I send the husband for examination to a male doctor and I make sure that I treat both of them. अकेले सिर्फ बीवी के ट्रीट करने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें मेल को भी ट्रीट करना पड़ता है एसटीडी। Even if the male is asymptomatic? Usually the males are asymptomatic. Right. मेल्स में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। ज़रा खतरनाक किस्म के एसटीडीज हों, गोनोरिया वगैरह हो तो फिर उसमें आप देखते हैं कि उसमें आते हैं सिम्टम्स, वरना यूजली हम उनका सीमेन कल्चर, यूरिन कल्चर करवाएं तो उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। ऑलराइट। साहब हमें प्लीज़ ये बताएं कि क्या इन्फेक्शंस रिकरेंट है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका रेगुलर साइकिल पे इफेक्ट होता है? बिल्कुल। देखो, रिकरेंट इन्फेक्शंस जो है ना ये रेगुलर साइकिल पे इफेक्ट कर भी सकते हैं लेकिन यूजुअली उस वक्त करते हैं जब वो इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है। इनिशियली साइकिल्स रेगुलर भी हो तो ये हो सकता है कि इन्फेक्शन बहुत अंदर सीरियस हो और फुल ऑफ इन्फेक्शन हो वजाइना लेकिन साइकिल्स रेगुलर हो। जब वो इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है और एंडोमेट्राइटिस कॉज करता है
फिर उसमें साइकिल्स हेवी हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, और फिर कंसीव करने में भी मुश्किल होती है। बिल्कुल। और डेफिनेटली वो बाकी हर चीज़ों को मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ अफसोस ये है कि एक मिथ है कि हम सिर्फ हर चीज़ का जिम्मेदार जो है ना वो फीमेल को, राइट। प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो औरत की गलती, मिसकैरेज हो रहा है तो औरत की गलती। तो एक्चुअली मेल एंड फीमेल आर लाइक they make the babies together, so they are responsible for everything together. इवन आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि जैसे हम प्री वर्कअप करते हैं, एक औरत को रेडी करते हैं, ऐसे ही एक मर्द को भी होना चाहिए कि ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन। बिल्कुल। आईवीएफ क्लिनिक्स में तो जरूरी होता है कि मेल्स का चेकअप करें, और हम लोग नॉर्मल फर्टिलिटी क्लिनिक्स में भी आई मेक श्योर कि आई गेट अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ दिस हस्बैंड आल्सो। अ डायबिटिक husband may be having asthenospermia, उसके sperms active नहीं हो, तो we need to then we have to see the vitamin D, we have to see the lifestyle, even obesity in husbands can cause difficulty in conception. उस तरफ तो दिमाग आई डोंट थिंक सो मोस्टली जाता ही होगा, नहीं जाता होगा कि अगर मेल पार्टनर ओबीस है तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट आ सकता है। राइट। साकिब, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी प्रैक्टिस के अंदर ऐसा आपने फेस किया है कि आपने डायग्नोज किया कि पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन है एंड दिस इज becoming a hindrance in fertility, उसको ट्रीट करने के बाद पेशेंट ने कंसीव किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि पेशेंट कम्स सिंपल विद वजाइनल इन्फेक्शंस एंड or the husband comes with sperm infection and with pus cells in the sperms, and we treat husband and wife, and alhamdulillah Allah ताला बरकत डालते हैं, and then they come with pregnancy. ओके। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ये बताएं कि क्या आपकी प्रैक्टिस में जब आप पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे होते हैं, इज दिस अ कॉमन प्रैक्टिस कि प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग जो है वहाँ पर आप बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की इंटीमेट हेल्थ को चेक करें कि ये भी हिंड्रेंस हो सकती है? बिल्कुल। इंटीमेट हेल्थ को वाइफ्स को हम खुद चेक करते हैं। हस्बैंड का जो बेसिक होता है वो सीमेन एनालिसिस होता है, और सीमेन एनालिसिस के अलावा अगर सीमेन इज फाइन और उसकी इंटीमेट हेल्थ सही है एंड नीट एंड क्लीन है, कोई इन्फेक्शंस नहीं है, मेल डॉक्टर से हम चेक करवाते हैं। एंड देन आजकल ये वैसे एक अच्छी बात ये है कि आजकल की नई नस्ल में ये बहुत नया मैं अच्छा और पॉजिटिव रुझान देख रही हूँ कि कपल्स मेरे पास कभी कभी इंगेज कपल प्री मैरिज भी आते हैं। Right. They come to me for pre-marriage counseling and pre-marriage checkup because they wanted to see if everything is fine with them. That is a good thing. That's a very good thing, which is I'm seeing in the young generations. Even the husbands are so positive and so responsive कि पुरानी generations में हमें semen analysis कराने के लिए बहुत काउंसिल करना पड़ता था। उनका पहला जवाब ये होता था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना टेस्ट क्यों करवाऊँ? तो we had to explain them that having a normal sexual life is something different and the semen analysis is something different. लेकिन आजकल के बच्चे आई थिंक गूगल का ज़माना है जी, तो वो पढ़कर आते हैं, तो वो आके खुद कहते हैं कि आई वांट टू हैव माय test done, and that is something very positive. It is very positive. Saiba, what is the role of bad hygiene या फिर bad intimate health in IVF and IUI? देखो, IVF या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले ज़रूरी होता है कि हम उस औरत की वजाइनल हेल्थ को नॉर्मल करें या इम्प्रूव करें। Right. A good vaginal pH is important for the sperms to be active and to go up the vagina to cervix and to the uterus. In fact, जो औरतें बहुत ज़्यादा डाउशिंग करती हैं, pH से जो बहुत ज़्यादा हिंडर करती हैं, तो उनके स्पर्म्स वजाना में ही उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। स्पर्म्स के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक दूसरे के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने जब ओव्यूलेशन के डेज होते हैं उस वक्त वजाना का pH ऐसा होता है तो जो स्पर्म को प्रमोट करता है, उसकी एक्टिविटी उसको स्लो नहीं होने देता। वी नीड अ लॉट ऑफ स्पर्म एक्टिविटी टू गो फ्रॉम द वजाइना एंड अप द सर्विक्स टू द ट्यूब्स। तो अगर वो वजाइनल एपिथेलियम एक्टिव हेल्दी नहीं होगा, उसका पीएच ऑप्टिमम नहीं होगा, तो उस बेचारे स्पर्म को जो एनवायरनमेंट है वो नहीं मिलेगा। The environment has to be there. Yes. So, Saiba, we can say कि एक छोटी सी चीज अगर आप टाइमली मैनेज नहीं कर रहे तो वो पूरा फर्टिलिटी का आपने जो पूरा प्रोसीजर किया है प्री वर्कअप वो पूरा खराब हो सकता है because of that. In fact, we are so particular. Some couples need lubricant, so we don't allow them to use any lubricant. We ask them to use those who are pH balanced lubricants. Yes, pH friendly. Right. Exactly.
राइट। डॉक्टर साहिबा, हमारे व्यूअर्स को काइंडली ये बताइएगा कि देयर इज अ स्टिग्मा अटैच्ड टू वेजाइनल इन्फेक्शंस। पेशेंट जो अनमैरिड हैं, लड़कियां, वो ओपनली डिस्कस नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी माएँ ऐसी होती हैं कि वो इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। लेकिन वही चीज़ें, क्योंकि उस वक्त फर्टिलिटी की बात नहीं होती, जब शादी हो जाती है तो वो एक मसला बन जाता है। उसके लिए थोड़ा हमारी ऑडियंस को बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगी कि जो अनमैरिड यंग गर्ल्स होती हैं उनको भी अपनी वजाइनल हेल्थ का या इंटीमेट हेल्थ का उतना ही ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज दे आर फ्यूचर मदर्स. They will be having a reproductive life in near future, इंशाल्लाह. तो उसके लिए मैं तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, जो 2-4 चीजें मैं बताती हूँ कि नॉट टू वेयर एनी नायलॉन अंडरवेयर्स और अंडरपैंट्स, स्पेशली जो नायलॉन टाइट्स होती हैं वो यंग बच्चियों में मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ, बिकॉज नायलॉन टाइट्स आर वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग disposal of the infection. Right. तो नायलॉन वैसे ही आपको पता रिएक्ट करता है. Yes. And then we tell these girls not to wash from back to front because that causes infection. Not to use soiled underwears all the time, to change, to keep a healthy, intimate health. And Right. to keep themselves clean, especially menstrual health और जो डिटेल हम पेरिनियल हेल्थ है, हम उन सब में ये बातें बताते हैं. आजकल मुस्लिम शावर हर जगह होते हैं. Yes. तो हम ये स्पेसिफिकली इन लड़कियों को बताते हैं कि मुस्लिम शावर को बहुत फोर्सफुली से वॉश नहीं करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज सम वाटर मे गो इनसाइड एंड दैट मे कॉज वजाइनल इन्फेक्शन. राइट. तो ये सब बातें हम अपनी जो यंग बच्चियां आती हैं मेरे पास, बिकॉज मैं पीसीओ क्लिनिक भी करती हूँ, तो उसमें बताती हूँ. एंड अनदर थिंग जो हम बहुत कॉमनली बताते हैं कि यू शुड नॉट मेंटेन जो नमी है वो वॉश करके इमीडिएटली आप अपनी अंडरपैंट्स या पैंट्स पहन लें, तो जो नमी रह जाती है स्पेशली सर्दियों के मौसम में, दैट मॉइस्चर दैट इनवाइट्स कैंडिडा and invites fungal infection. Yes. Exactly. And in general, इसके अलावा a healthy lifestyle, walking, maintaining your weight, having fruits and proteins and vegetables and a lot of hydration. There are certain probiotics available as well. Probiotics. Yes. Actually overall health होगी, अगर overall health होगी तो intimate health भी होगी, and cleanliness. Definitely cleanliness. तो हमारा दीन भी हमें यही बात सिखाता है. सफाई निस्फ़ ईमान है. Exactly. डॉक्टर साहिबा, प्री-टर्म बर्थ रेट जो है हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उसके अंदर भी आई हैव हर्ड के इन्फेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है. The two most common causes of preterm birth after the idiopathic cause is bacterial vaginosis and urinary tract infection. और urinary tract infection and bacterial vaginosis go hand in hand. तो bacterial vaginosis preterm labor बिल्कुल करता है और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. और अगर किसी के बार बार प्रीटर्म लेबर होते हैं तो हम डेफिनेटली वी लुक फॉर हर इंटीमेट हेल्थ एंड इनफेक्ट एंड ऑल्सो अबाउट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको कहते हैं, मसाने का इन्फेक्शन. ओके. डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि एक मेल पार्टनर का रोल क्या होता है. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि अनमैरिड लड़कियां ख्याल रखें ताकि वो आगे जाके दे आर फ्यूचर मदर्स, बॉयज आर ऑल्सो फ्यूचर फादर्स. उसके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, जितनी इंपॉर्टेंट मैटरनल या फ्यूचर मदर्स की इंटीमेट हेल्थ है उतनी ही इंपॉर्टेंट boys या future fathers की intimate health है, because future father may be carrying STDs or may be carrying any bacterial infection which is not, he doesn't know about it. And especially आजकल तो HPV भी होता है. HPV में the males are carriers, they have no symptoms. लेकिन वो father जो कि intimate infection को important नहीं देता है, father to be, वो बाद में अपनी वाइफ को इन्फेक्ट कर सकता है. तो बिफोर मैरिज अपने हमारे बॉयज़ को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अपनी इंटीमेट हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी क्लोथिंग को क्लीन रखें, वॉश करें, एंड दे शुड मेंटेन अ जनरल बॉडी हेल्थ, लूज वेट, हैव एन ऑप्टिमम BMI. BMI एशियंस के लिए इट्स बिटवीन 19 to 22. Right. So you should have an optimum BMI and a general health and intimate health. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. लास्ट में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप एक कोई मैसेज देना चाहें जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकें और वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल भी हो. मेरे लिए सारी यंग गर्ल्स के लिए एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एंड मदर्स टू बी के लिए मैसेज है कि अपनी जनरल हेल्थ के साथ साथ अपनी इंटीमेट हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दें. इंटीमेट हेल्थ ऑल्दो किसी और को नजर नहीं आती आपके सिवा, बट इट इज एज इम्पॉर्टेंट as your facial health, as your hair, your face and everything. जितना आप अपने फेस पे तवज्जो देती हैं उतनी ही आप अपने इंटीमेट हेल्थ पे तवज्जो दें. एंड कीप इट क्लीन, कीप इट हेल्दी एंड कीप योर वजाइनल फ्लोरास हेल्दी. Thank you so much, Professor Dr. Shabnam Shamim. It is an honor
क्या आपने हमें ज्वाइन किया. इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर यू कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाऊं. याद रखें कि इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मदरहुड इम्पॉसिबल है. समटाइम्स बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं. अगर उनको टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो इट इज़ वेरी पॉसिबल. विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड अ पॉडकास्ट. दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर ज़हरा शेख signing off from Fertility and Virility. Stay safe, stay healthy.